हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का लेक्चर डाउट लेक्चर नहीं है, उसको हमने नॉर्मल लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। तो तुम्हारा सिलेबस का थोड़ा सा प्रॉब्लम, सिलेबस पीछे चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में कितना हुआ था? इफ्यूजन डिफ्यूजन हो रहा था शायद। यस, तो सेपरेशन ऑफ गैसेस मिक्सचर वगैरह हमने करा दिया था, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूजन वाला पार्ट भी हो गया था। ओके, ठीक है। सो अभी देखो क्या है, कई बार हमारे पास गैस जो है वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास किसी भी कंटेनर से गैस बाहर आएगी तो उसमें एक पर्टिकुलर गैस नहीं होगी, वो गैस किसी दूसरी गैस में एसोसिएट या डिसोसिएट हुई है तो दूसरी गैस भी साथ में आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो रेट है वो कैसे चेंज होगा? तो ऐसे केस में एक्चुअली मोलार मास ऑफ मिक्सचर लिया जाएगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बाहर आएगा कंटेनर से वो मिक्सचर बाहर आएगा, एक पर्टिकुलर गैस बाहर नहीं आएगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाले केस लेते हैं। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो पहले हम लेते हैं डिसोसिएशन, देन एसोसिएशन ले लेंगे। तो डिसोसिएशन जो है इसमें क्या है, हमारे पास जैसे कोई एक सब्सटेंस है, वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी ये फुली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। दैट्स व्हाई हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें इक्विलिब्रियम आता है जनरली ऐसे केस में। इक्विलिब्रियम आगे पढ़ोगे तुम। सो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से डिसोसिएट हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम इसके लेंगे, सो PCl5 will give PCl3 plus Cl2. Similarly, N2O4 will give twice NO2। और एग्जाम्पल देखें तो Cl2O7 will give Cl2 plus O2। ठीक है। तो ये हमारे पास डिसोसिएशन के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। सो जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस AN है और वो ए सब्सटेंस में डिसोसिएट हो रहा है, A के नंबर N है। तो देखो मतलब ये N यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन से आता है। तो कैसे करते हैं यहाँ पर? तो इनिशियल मोल्स हम यहाँ पर मान, अगर इनिशियल मोल्स हमने A मान लिया, ठीक है, मान लो इसके इनिशियल मोल्स जो है वो क्या है, A, एंड इसके इनिशियल वोल्ट्स 0 है, बिकॉज ये बना ही नहीं है, तो ये इनिशियल पॉइंट पर है। नाउ ये इनिशियल हो गए। रिएक्टेड और फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, रिएक्टेड और फॉर्म, तो हम बोलते हैं मान लो AN के अपने पास X मोल रिएक्ट हुए। कितने मोल रिएक्ट हुए? X। तो A के कितने बनेंगे बताओ? 1 से बनते हैं N, 1 से कितने बनते हैं? N बनते हैं। तो X से कितने बनेंगे? X से कितने बनेंगे? NX बनेंगे ना। ओके, तो X से बनेंगे हमारे पास NX। तो फाइनली हमारे पास कितना रहेगा? फाइनल हमारे पास कितना रहेगा? देखो A में से X मोल रिएक्ट कर गए तो कितने बचे? A माइनस एक्स बचे, और इसके इनिशियली 0 थे, NX बन गए, तो फाइनली इसके कितने होंगे? NX मोल होंगे। ठीक है। सो हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर है, उस फाइनल मिक्सचर में
टोटल मोल्स अभी कितने हो जाएंगे? अच्छा, इससे पहले यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की, चलो वो बाद में देख लेते हैं। तो एन टोटल कितना आ गया यहाँ पर? एन टोटल आ गया ए माइनस एक्स प्लस एन एक्स, दिस इज एन टोटल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोल्स आ गए। अब देखो, हमें टोटल मोल्स को इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना है। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही थोड़ी देर हम बताते हैं, पहले लिख लो ये। तो एग्जाम्पल के बाद हमने रिएक्शन लिया है, ए एन गिव्स एन ए। तो इनिशियल मोल्स ए एन के हमने स्मॉल ए ले लिए, एंड देन प्रोडक्ट के 0 थे। देन रिएक्टेंट के एक्स मोल रिएक्ट किए, तो फिर प्रोडक्ट के कितने बन जाएंगे? एन एक्स बन जाएंगे। सो फाइनली हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचेगा? ए में से एक्स रिएक्ट किया तो ए माइनस एक्स बचेगा, और प्रोडक्ट कितना आएगा? एन एक्स आएगा। बोलो। सर वो आपने इनिशियल रिएक्शन फिर फॉर फाइनल फॉर्मेशन ऑफ फाइनल ऐसा कुछ लिखा ना? आई गेस इनिशियल लिखा है, देन रिएक्टेड और फॉर्म लिखा है, एंड देन फाइनल लिखा है। अच्छा। हो गया सबका? नाउ अब देखो, यहां पर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये क्या है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। तो हमारे पास देखो कितने मोल रिएक्ट किए रिएक्टेंट के? एक्स मोल रिएक्ट किए, और इनिशियल कितने थे? ए थे। तो एक्स मोल रिएक्ट किए डिवाइड बाय इनिशियल इज ए। तो इस टाइप से अल्फा आ सकता है। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया? एक्स इज ए अल्फा। एक्स यहाँ से क्या आ गया? ए अल्फा आ गया। तो हमारे पास कितने टोटल मोल्स है यार?
टोटल मोल्स A माइनस एक्स प्लस NX है ना, तो N टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, N टोटल इज इक्वल टू A माइनस एक्स प्लस क्या है NX प्लस NX। तो यहाँ पर हम x ए अल्फा लिख सकते हैं, तो A माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। तो यहाँ पर A जो है वो कॉमन आया, तो ये क्या आया, दिस इज 1 प्लस ऑब्वियसली यहाँ पर इसको A माइनस, चलो कोई ना, वो बाद में नीचे अलग से लिख लेते हैं। सो A को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या आ गया, दिस इज एन टोटल मोल्स आ गए हमारे पास आफ्टर रिएक्शन। ये अब देखो क्या है, बिफोर रिएक्शन वी हैव A मोल्स, एंड जब रिएक्शन हो गई हमारे पास कितने मोल्स हैं टोटल, A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 ये मोल्स। तो अच्छा, अल्फा क्या है, मोल्स रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, तो इसको एक तरह से फ्रैक्शन रिएक्टेड भी बोल सकते हैं ना। मोल्स रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन रिएक्टेड, है ना, कि कितना फ्रैक्शन रिएक्ट हुआ, इसको सिंपली ऐसे भी बोला जा सकता है। तो नाउ ऐसे केस में मैंने क्या बोला कि मोलार मास ऑफ मिक्सचर की बात की जाएगी। तो इनिशियल भी है ओनली AN, बट बाद में हमारे पास AN भी है और A भी है, दोनों है मिक्सचर। ठीक है, तो बाद में हमारे पास क्या आएगा, मिक्सचर आएगा, और जो मोलार मास आएगा वो भी मिक्सचर का आएगा। तो हमें पता है कि मास तो कंजर्व रहेगा, है कि नहीं, मास इज कंजर्व। तो मास कंजर्व रहेगा तो इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास बोल सकते हैं। इनिशियल मास शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनल मास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन में मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है कि नहीं रहता, बताओ। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, मास जो है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मास इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, फाइनल मास है। लिखो फिर आगे लिखाते हैं।
हो गया सभी का? ओके, नाउ इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास है। तो अब देखो मास कैसे निकाल सकते हैं बताओ? ओके दिशिता, तो मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल से मास आ सकता है क्या? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल से मास आ सकता है। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास करेंगे तो मास आ जाएगा ना। तो इनिशियल भी है ओनली एन, है ना। इनिशियली हमारे पास क्या है? जस्ट एन है। तो जो भी मोलार मास होगा उसी का होगा, बट बाद में हमारे पास मिक्सचर में एन भी होगा और ए भी होगा, है ना। तो मोलार मास जो है मिक्सचर का हो जाएगा। तो इनिशियल मोलार मास इज प्योर ए का मोलार मास, एन का मोलार मास, और बाद में जो है मिक्सचर का आएगा। तो इनिशियल mass is equal to initial moles, that is A, into initially molar mass means AN का मोलार मास। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इनटू फाइनल मोलार मास, है ना। मतलब फाइनल मास निकालना है तो फाइनल मास क्या आएगा? फाइनल मोल्स जो कि ये है इनटू फाइनल मोलार मास। ठीक है, तो A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 इंटू मोलार मास किसका? मिक्सचर का। ओके, सो ए से कैंसिल आउट हो गया। ओके, ए से कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज मोलार मास ऑफ मिक्सचर? इट इज मोलार मास ऑफ ए एन। ओके, मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आया? इट इज मोलार मास ऑफ ए एन डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस। ये आ जाएगा हमारे पास मोलार मास ऑफ मिक्सचर। एंड नीचे वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1, क्योंकि एन की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगी? 1 आएगी। दैट्स वाई ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो होगा वो एम ए एन मीन्स मोलार मास ऑफ ए एन से कम आएगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोलार मास जो है वो डिक्रीज होता रहता है जब डिसोसिएशन होता है। ठीक है, मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है इनिशियल मोलार मास से कम आता है। तो अब एक्चुअली यहाँ पर देखो ए का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, किसका? स्मॉल ए का। स्मॉल ए जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स को तुम 1 लेके भी कर सकते हो, और 1 लेके करोगे तो क्या थोड़ा इजी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लेके करोगे तो फ्रैक्शन रिएक्टेड डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो इनिशियल मोल्स को अगर तुम क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। ओके, इनिशियल मोल्स को क्या ले लोगे? 1। तो एक्स क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा ना। ओके, तो इनिशियल मोल्स को अगर तुमने 1 ले लिया तो डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट करा सकते हो। इनिशियल मोल्स को अगर तुम 1 ले लेते हो तो डायरेक्ट क्या रिएक्ट करा सकते हो? अल्फा। ओके, तो इजी पड़ जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। अब इसमें अगर हम मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालें तो कैसे होगा? तो देखो इनिशियल मोल्स हमने 1 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, रिएक्टेंट का। तो ये इनिशियल है। देन रिएक्टेड और फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि एक्स मोल रिएक्ट करेगा, है ना। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली अल्फा करा सकते हैं। अगर हम इनिशियल 1 मोल ले रहे हैं तो वी कैन रिएक्ट अल्फा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 में से अल्फा रिएक्ट करेगा। अब देखो स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है। तो अगर इसका अल्फा मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना बनेगा? PCl3 का अल्फा बनेगा और Cl2 का भी अल्फा बनेगा। सो फाइनल हमारे पास कितने मोल्स होंगे यार? फाइनल हमारे पास PCl5 के कितने मोल्स होंगे? 1 माइनस अल्फा। इनिशियली 1 मोल था, अल्फा रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस अल्फा। PCl3 के कितने मोल आए? अल्फा। और Cl2 के कितने आए? अल्फा। नाउ व्हाट इज एन टोटल? टोटल मोल्स कितने आ गए? इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा। ओके, तो हमारे पास टोटल मोल्स मिक्सचर के कितने आ गए? 1 प्लस अल्फा आ गए। नाउ अब क्या करें आगे? आगे अभी हमें क्या करना चाहिए? इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास करना चाहिए। तो इनिशियल मोल्स 1 इंटू इनिशियल मोलार मास किसका? PCl5 का इज इक्वल टू फाइनल मोल 1 प्लस अल्फा। ठीक है, फाइनल मोल कितना है? 1 प्लस अल्फा है। एंड जो मोलार मास है वो किसका है? मिक्सचर का। ओके, सो मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या हो गया?
molar mass of mixture is molar mass of PCl5 divided by 1 plus alpha. Okay, now what is molar mass of PCl5? मोलार मास ऑफ PCl5 क्या होगा? तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर PCl5 हो गया 208.5. ओके, सो मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 208.5 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा. ओके, सो ये हमारे पास आ रहा है और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो मोलार मास ऑफ मिक्सचर आएगा ऑब्वियसली दिस विल बी लेस देन 208.5. ओके, हो गई, क्योंकि नीचे क्या है 1 प्लस अल्फा है, ग्रेटर वैल्यू 1. ओके, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो मिक्सचर का मोलार मास होता है वो इनिशियल मोलार मास से क्या आता है, कम. अब देखो, अगर अगर हमारे पास एक कंटेनर में PCl5 है और एक कंटेनर में कोई गैस रेंडमली गैस मान लो B है, ठीक है, सो दोनों गैसेस का रेट का रेशियो क्या होगा? ठीक है, मैं बोलता हूं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ RB अपॉन R मिक्सचर. ठीक है, ऑब्वियसली PCl5 है मतलब मिक्सचर की बात करेंगे वहां पर, बिकॉज PCl5 के साथ साथ PCl3 और Cl2 आएंगे. ठीक है, तो ऐसे केस में याद रखना हम मिक्सचर का मोलार मास लेंगे. ठीक है, रेट ऑफ B डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर, है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ B. क्लियर है क्या? बोलो. यस सर. सर यहाँ पे जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसमें आर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिनोट कर रहा है क्या सर? यस, ऑब्वियसली R तो वही है ना, और क्या है. यस, ओके सर, वही था. ये जो फॉर्मूले हैं इसमें R तो वही लेंगे ना, डिफ्यूजन इफ्यूजन की बात कर रहे हैं अभी तक. ओके, सो रेट ऑफ कुछ भी ले लो, रेट ऑफ B डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ B. ठीक है, सो इस टाइप से हम यहाँ पर मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज करें. ठीक है, सो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का ऐसे यूज होगा. अभी हमने डिसोसिएशन की बात की, आगे एसोसिएशन भी करेंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. सो जब भी कोई गैस एसोसिएट या डिसोसिएट हो रही हो तो ऐसे केस में अकेली वो गैस नहीं रहेगी मिक्सचर में. हमारे पास मिक्सचर में उसके अलावा और भी गैसेज आ जाएंगी. तो जब मिक्सचर में और भी गैस होंगी तो जो कंटेनर उससे वो पर्टिकुलर गैस के अलावा बाकी गैस भी बाहर आएंगी. ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा मिक्सचर बाहर आएगा. तो हमें रेट में क्या लेना होता है, मोलार मास लेना होता है रेट के फॉर्मूले में. तो वहां पर रेट के फॉर्मूले में मोलार मास ऑफ मिक्सचर लेना होगा. तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर कुछ इस टाइप से हम निकाल सकते हैं.
208.58, 200.5 नहीं है वो, 208.5। टू 208.5 है वो। यस, गेट, वो हमारे पास सिंबल है उसके दोनों साइड 208.5 ही है। टू 208.5 divide by 1 plus alpha, that should be less than 208.5. So now एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन लिखो, रेट ऑफ diffusion of C2H6 is 2 times of partially decomposed Cl2O7. Determine degree of dissociation of Cl2O7. Determine degree of dissociation of Cl2O7.
आया किसी का आंसर? तो चलो करा देते हैं। देखो, तो Cl2O7 जो है, जैसा मैंने बताया था रिएक्शन, ये डिसोसिएट होता है कुछ इस टाइप से। तो हमारे पास पहले Cl2O7 था, बट आफ्टर रिएक्शन Cl2 भी होगा और O2 भी होगा। तो इनिशियल इसका 1, ये 0 0। देन अगर हम बोलते हैं कि अल्फा रिएक्ट किया, ठीक है, दिस इज इनिशियल, दिस इज रिएक्टेड और फॉर्म, तो इसका अगर अल्फा रिएक्ट करेगा तो इसका अल्फा बनेगा और इसका 7/2 अल्फा बनेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा? फाइनली हमारे पास 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये 7/2 अल्फा होगा। तो व्हाट इज एन टोटल? सो एन टोटल इज 1 माइनस अल्फा प्लस 7/2 अल्फा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 7/2 अल्फा, ठीक है। सो हमारे पास एक टोटल मोल्स आ गए आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन होने से पहले 1 मोल था, रिएक्शन होने के बाद 1 प्लस 7/2 अल्फा है। नाउ अब हम यहाँ पर मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास करेंगे। इनिशियल मोल्स कितना है? इनिशियल मोल्स 1 इंटू इनिशियल मोलार मास, दैट इज मोलार मास ऑफ Cl2O7 इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इंटू फाइनल मोलार मास, दैट इज मोलार मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? इट इज मोलार मास ऑफ Cl2O7 डिवाइड बाय 1 प्लस 7/2 अल्फा। ओके, नाउ व्हाट इज मोलार मास ऑफ Cl2O7? तो ये होता है 183। सो 183 डिवाइड बाय 1 प्लस 7/2 अल्फा। ओके, दिस इज मोलार मास ऑफ Cl2O7, ठीक है। एंड उसको डिवाइड बाय 1 प्लस 7/2 अल्फा किया तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर आ गया। नाउ हमें क्या दिया? रेट ऑफ C2H6 दिया है 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ मिक्सचर। तो बोलो। सर हम अल्फा को उसी साइड में रख सकते हैं ना, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिसोसिएशन से तो अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना, हाँ, तो सर हम इधर रख अल्फा सकते हैं। को उस साइड पे लेके मोलार मास ऑफ मिक्सचर यहाँ नीचे लाएंगे ना। नहीं तो बट तुम्हें बाकी चीजें कहाँ पता है भाई? मोलार मास ऑफ मिक्सचर थोड़ी पता है। सर वो रेट ऑफ इससे निकाल सकते हैं। हाँ तो एक कोई बात नहीं ना, तो वही हो गए। ओके सर। हम सब्स्टिट्यूट करके करें, तुम दूसरी साइड करना। ओके सर। रेट ऑफ C2H6 या सो नाउ हमें क्या दिया है? हमें दिया रेट ऑफ C2H6 डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर एंड इट इज गिवन एज 2। नाउ रेट ऑफ C2H6 डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर क्या है वैसे? तो दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ C2H6।
ठीक है, अब दिस इज नथिंग बट 2, तो इसको 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ मिक्सचर, दैट इज 183 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 बाय 2 अल्फा, and then divide by molar mass of C2H6, that is nothing but 30. तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 183 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 बाय 2 अल्फा इंटू 30. सो 1 प्लस 7 बाय 2 अल्फा इज हाँ तो वही तो लिखा ना हमने भी यार, हमें C2H6 का रेट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ Cl2O7 दिया है, रेट ऑफ Cl2O7 पार्शली डिकम्पोज Cl2O7 मीन्स मिक्सचर का दिया है. ओके, हमें Cl2O7 का रेट मतलब पार्शली डिकम्पोज Cl2O7 का दिया है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मिक्सचर का दिया. तो 1 प्लस 7 बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 183 डिवाइड बाय 120 आ गया. ठीक है, तो यहाँ से अल्फा जो है जब निकालोगे तो ये 0.15 आ जाएगा. यहाँ से अल्फा क्या आएगा 0.15. ओके, अनन्या लास्ट पेज एक्चुअली में मेरे इधर लाइट चली गई थी 1 सेकंड के लिए, तो वाईफाई चला गया तो डिलीट हो गया है. तो इससे पहले का किसी ने लिखा है तो वो एक बार सेंड कर दो ग्रुप पर.
हो गया सबका? नाउ अब ले लेते हैं यहाँ पर एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन जैसा ही एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा होगा। डिसोसिएशन में क्या कोई एक सब्सटेंस जो है एक से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन में वो कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस वगैरह बना रहा होगा, या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना रहे होंगे, जैसे Na गिव्स An। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे A मिलके An बनाए। एग्जाम्पल अगर देखें तो ट्वाइस NO2 विल गिव N2O4, या फिर ऑक्सीजन जो है वो मिलके ओजोन बना दे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ओजोन भी एक तरह से एसोसिएट होकर ही बनाता है। तो चलो हम इसमें कैसे मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालेंगे देखते हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जैसे मान लो ट्वाइस NO2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ट्वाइस NO2 गिव्स N2O4। सो इनिशियल हम यहाँ पर इसका 1 ले लेते हैं, इसका 0। देन रिएक्टेड और फॉर्म, तो अल्फा रिएक्ट कराते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 से 1 बन रहा था। ठीक है, 2 से 1 बन रहा था, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा से बनेगा अल्फा बाय 2। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, फाइनल हमारे पास आएगा इसका 1 माइनस अल्फा, और इसका क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा को क्या बोलेंगे, यहाँ अल्फा बोला जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहां पर बोल रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाउ आगे का वही सेम प्रोसीजर रहेगा। तो एन टोटल अभी कितने आ गए, एन टोटल इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा बाय 2। अभी एन टोटल इनिशियल से कम आ गए, दैट इज लेस देन 1। ठीक है, लास्ट टाइम नंबर ऑफ मोल्स जो है बढ़ रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कम हो। तो अब मोलार मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालें, तो इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास। तो इनिशियल मास इज 1, सॉरी इनिशियल मोल्स इज 1 इंटू मोलार मास इनिशियली किसका लेंगे, NO2 का। तो मोलार मास ऑफ NO2 इज इक्वल टू फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू मोलार मास किसका, मिक्सचर। ओके, अब यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा भाई, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज मोलार मास ऑफ NO2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2। व्हाट इज मोलार मास ऑफ NO2, इट इज 46। so molar mass of mixture is 46 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2, और ये वैल्यू देखो ये 46 से ग्रेटर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्यों ग्रेटर आएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 1 से छोटी है। तो नीचे वाली वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो डिवाइड करने पर बड़ा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर 46 से ज्यादा आ रहा है। ओके, सो डिसोसिएशन में मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है इनिशियल मोलार मास से कम होता था, या हम बोल सकते हैं कि मोलार मास कम होता जाता है जब डिसोसिएशन, लेकिन एसोसिएशन के केस में मोलार मास जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बाकी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यार मोलार मास ऑफ मिक्सचर आ गया, देन आगे रेट वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो ये डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस एसोसिएट या डिसोसिएट हो, तो ऐसे केस में हम रेट के टाइम जो रेट का एक्सप्रेशन उसमें क्या लेंगे, मोलार मास ऑफ मिक्सचर लेंगे। क्लियर है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फ्यूजन एंड डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिसे हम केटीजी भी बोल देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या केटीजी। तो ये क्या होता है? तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर गैस के जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे होंगे साइज, शेप एंड मास। ठीक है, सो ऑल गैस मॉलिक्यूल्स of a gas are identical in size, shape and mass। ठीक है, साइज, शेप एंड मास में एक जैसे होंगे पर्टिकुलर गैस के गैस मॉलिक्यूल। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं एंड कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन की वजह से हमारे पास प्रेशर डेवलप होगा। ओके, सो गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली during this motion they collide with each other and with wall of container, pressure of gas is due to collision of gas molecules with wall of container। ठीक है, कंटेनर की वॉल से गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? ठीक है, इसके अलावा जल्दी को जल्दी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनका भी वॉल्यूम होता है, बट एक्चुअली हम क्या बोलते हैं कि इट इज वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible compared to volume of gas। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, देन गैस मॉलिक्यूल जो उनके जो कोलिजन हो रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, आगे फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। तो द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स are elastic, that is kinetic energy is conserved। इसके अलावा न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन इज फॉलोड। तो न्यूटन का जो सेकंड वाला लॉ है, रेट इन चेंज इन मोमेंटम वाला, वो फॉलो किया जाता है यहाँ पर। बोलो। सर आपने लिखा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एयर, हो सकता है क्या वहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम। तो कंटेनर का जो वॉल्यूम है से बहुत कम रहता है गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, और उस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करते हैं।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट जो है वो है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है. सो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between gas molecules. ठीक है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता गैस मॉलिक्यूल में. नाउ लास्ट पोस्टुलेट या लास्ट पॉइंट जो है इसका है टेम्परेचर बेस्ड या वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यस आदित्य, ऑब्वियसली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है आइडियल गैस के लिए. तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो बहुत लोअर रेंज से हाई रेंज तक हो सकती है. मतलब गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो पूरी रेंज में रहेगा. मतलब लो वेलोसिटी से लेकर हाई वेलोसिटी तक हर वेलोसिटी के मतलब एक तरह से मॉलिक्यूल्स है. लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल का वो कांस्टेंट बना रहेगा. कोई टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे तो ठीक है, या कांस्टेंट टेम्परेचर हम बात करेंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. हाँ, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट. ओके, सो ये टेम्परेचर बेस्ड होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज हो जाएगा. तो एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी of gas molecules will have range from lower to higher value. So lower value से higher value तक kinetic energy या velocity हो सकती है. But average kinetic energy of gas molecules remains constant at constant temperature ठीक है. अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी. लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. कैसे होगी? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to absolute temperature of gas. ठीक है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, सो ये हमारे पास केटीजी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट हो गए. नाउ आगे चलते हैं, लिख लो पहले.
हो गया सबका? बताते हैं हर्ष, वेट करो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि होता है केल्विन वाला टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। तो नाउ अब देखो, हमने बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर आता है। तो कैसे आता है देख लेते हैं। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। बेसिकली ये बता रहा है कि गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से हीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रेशर कैसे आ रहा है। तो प्रेशर जो है उसका कुछ ये फॉर्मूला रहेगा। प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल N इंटू VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय V। ये हमारे पास होता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर स्मॉल m जो है ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज स्मॉल m। कैपिटल N जो है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज कैपिटल N। इसके अलावा VRMS जो है ये एक एवरेज टाइप की वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं, अभी आगे आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसके अलावा कैपिटल V जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर हमें गैस मॉलिक्यूल का मास पता है, गैस मॉलिक्यूल का नंबर पता है कितने हैं गैस मॉलिक्यूल, इसके अलावा VRMS पता है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से वो वेलोसिटी पता है। ओके, VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर वो भी पता है एंड कैपिटल M दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो भी पता है, तो इस फॉर्मूले से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हमें इस मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता हो एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पता हो, तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। हो गया सबका? अब देखो, अब हम निकालेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी।
तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे अभी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, उसको कुछ इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। नाउ प्रेशर जो है वो क्या था, इट इज 1/3 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन डिवाइड बाय वी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, प्रेशर था। अब यहां से स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया, 3 इंटू पी वी डिवाइड बाय एन, यही हो गया ना। स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, यही हुआ ना। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते ऊपर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट के ऊपर तो क्या आएगा, इट इज हाफ इंटू 3 पीवी अपॉन कैपिटल एन। ओके, या फिर 3/2 कैपिटल पी कैपिटल वी बाय एन, ये अपने पास आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखो आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी को क्या लिखा जा सकता है, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी को हम एनआरटी भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो पीवी को हमने लिख दिया एनआरटी, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल एन। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, और आगे इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, पहले लिख लो ये। ये सब एक्चुअली वीआरएमएस का जब तुम्हें एक्सप्रेशन पता चल जाएगा ना, तो वहां से तुम देख पाओगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये क्यों लगा रहे हैं, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर के लिए। तो बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब जितने भी मॉलिक्यूल है सबका काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो, दैट विल बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो वो जब करते हैं तो वो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आता है। प्रेशर वाला जो फॉर्मूला उसका एक्चुअली डेरिवेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं डेरिवेशन की, दैट्स व्हाई हमने डेरिवेशन नहीं कराया। जो प्रेशर का हमने फॉर्मूला लिखा है उसका एक डेरिवेशन आता है, ये वाला फॉर्मूला एक डेरिवेशन से आया है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, और पर गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो और इसका क्या फॉर्म आ सकता है, तो हमें पता है यार कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिख सकते हैं क्या। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है कि नहीं? ये होता है ना फॉर्मूला। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा ना। मतलब स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन बाय एन ए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इज कैपिटल एन बाय एन ए। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है इस एक्सप्रेशन में, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन आया। तो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इधर से क्या हो गया, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इज 1 बाय एन ए। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लास्ट वाले में। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, so average kinetic energy per molecule is equal to 3/2 RT upon Na आ जाएगा। ओके, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ R बाई Na जो है इसको एक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, R बाई Na जो है उसको एक कांस्टेंट बोल दिया जाता है, KB, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं इसे, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, बोल्ट्जमान कांस्टेंट KB, दैट इज R अपॉन Na। तो फिर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारे पास उसके टर्म्स में हो गया 3/2 इंटू KB इंटू T। ओके, तो ये हमने एक मॉलिक्यूल का या पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, एवरेज वाला। नाउ व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल? एक मॉलिक्यूल का पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो एक मोल मॉलिक्यूल का क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा यार, एक मॉलिक्यूल का पता है, एक मोल का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय Na कर देंगे ना। एक मॉलिक्यूल का पता है, एक मोल मॉलिक्यूल का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, Na। तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, 3/2 RT आ गया। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है क्या आ गया, 3/2 RT। इसके अलावा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यार, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब जितने भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हैं सबका काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, एक मोल का पता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल नंबर n नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, क्या होगा बताओ, इट विल बी 3/2 nRT, है ना, क्या हो जाएगा, 3/2 nRT हो जाएगा। ओके, एक मोल का पता है, n नंबर ऑफ मोल्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे, तो 3/2 nRT। तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गया एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम याद रख सकते हो। तो कोई बोल रहा था कि सर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर सकता था, यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके,
लिख लिया सबने? तो ये हमारे पास था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और उसको यूज करके हमने तुम्हें बताया कि मतलब टेम्परेचर जो है उस पर कैसे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, एंड दूसरा हमने तुम्हें बताया कि प्रेशर जो है वो कैसे कोलिजन की वजह से आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लेंगे, तो उतना टाइम है नहीं कि वो हो जाएगा। सो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, ओके? एक बार जो हमने पढ़ा है रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय।